एवरीबॉडी। हाँ भाई, कैसे हो सब? अच्छे हो? तो पिछली क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी मेरे हिसाब से। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। लास्ट लेसन जो था वो शुरू किया था और उसका बेसिक्स मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड आपको मैंने समझाया था, इसमें कहानी का बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह, उस चीज़ों पे हमने कुछ बातें की थी और थोड़ा सा हम लोगों ने सिलेबस से रिलेटेड भी कुछ बातें की थी। तो आज का भी हम लेक्चर शुरू करते हैं फटाफट, है ना। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ये टेक्निकल टीम थोड़ा मेरे को बताए कि कमेंट मुझे, हाँ ठीक है, कमेंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है कमेंट बिल्कुल। तो एक तो फटाफट लाइव जुड़ जाओ 20 सारे, ताकि अपनी क्लास जो है वो ज़्यादा समय ना गवाते हुए और हम फटाफट शुरू कर सकें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग है सभी को। हाँ बिल्कुल टेक्निकल टीम कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चे जो हैं वो मेरे साथ एक बार ध्यान देंगे मेरी बात को कि जो ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, तो इनके अंदर हम आपका सिलेबस जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और भी गाइडलाइन सीबीएसई की तरफ से जारी की गई हैं कि भाई जो लेक्चर्स हैं वो आप स्कूल जो है वो ऑनलाइन चलाएं, जो बच्चों की पढ़ाई है उसका नुकसान किसी तरह से न हो पाए। तो इसका एक जो कह सकते हैं कि जो डेटा है वो सिक्योर करना है, उसको सेव करना जरूरी है। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, जितने भी अपने स्कूल के बच्चे जो हैं वो लाइव जुड़े हैं इसके अंदर, वो फटाफट अपनी अटेंडेंस जो है वो भेजते रहे और टेक्निकल टीम भी साथ साथ में अटेंडेंस जो उसको चेक करती रहे। टेक्निकल टीम बैठी है आपके सवालों के वगैरह के जवाब देने के लिए ऑन द स्पॉट ही। तो अटेंडेंस के लिए क्या करना है आप लोगों को? आपको नॉर्मल सी बात है, आप जुड़ गए हैं साथ में, जुड़ते रहिए। जैसे मेरे को देख पा रहा हूँ यहाँ बच्चे जुड़ रहे हैं। आप सिर्फ ये कीजिए कि अपना नाम लेके, ठीक है, जो भी आपका नाम है अपना नाम लेके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते रहिए। कमेंट कर दीजिए कि हाँ भी ठीक है मैं प्रेजेंट हूँ। आप जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनुराग है एंड आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम लाइव ऑन दिस वीडियो, तो मैं इसके अंदर अपना नाम लिखूंगा अनुराग प्रेजेंट। ओके, तो आप इस तरीके से अपना नाम और प्रेजेंट लिखकर जो है वो साथ में सेंड कीजिए ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ बच्चा जो है वो लाइव हो गया है। और जितनी जल्दी हो सके फटाफट आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए कि भी वो भी फटाफट लाइव जुड़े। हालांकि मेरे हिसाब से टेक्निकल टीम ने आप लोगों को मैसेज पहले भेज दिया होगा कि भी आज की क्लास जो लाइव कितने बजे होगी, तो फटाफट करके आप जुड़ जाइए ताकि फिर आज की वीडियो जो है, हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग है, हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ ठीक। तो फटाफट आप जुड़िए, ठीक है। और आज का लेक्चर जो शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ठीक है, मैं कमेंट्स आप लोगों के देख पा रहा हूँ, बीच बीच में आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं बाकायदा देखता रहूंगा और अभी के लिए जो रिप्लाई है वो टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करती रहेगी इन चीजों के लिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके किसी तरीके के मन में सस्पेंस है किसी चीज को लेकर, किसी भी तरीके का आपको शक संशय है, तो हम लोग जो है उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन डाउट्स को जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या जो भी है लाइव जो क्लासेस हैं इनके माध्यम से आपके डाउट्स जो क्लियर करने की पूरी भरसक प्रयास जो है वो हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे सब लाइव जुड़े हैं, जितने भी बच्चे लाइव आ गए हैं, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। और आज की क्लास जो हम शुरू करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता ही है, मैं तो बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, कभी कभी टीचर्स की जबान पर सरस्वती बैठती है। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि देखो सीबीएसई जो है वो सिलेबस को रिड्यूस करेगी, ये श्योर है। क्या क्या सिलेबस रिड्यूस करेगी अभी इस बारे में नहीं पता है, और हम आपको जो पढ़ाएंगे वो वही लेसन्स पहले पढ़ाएंगे जिनके बारे में हमें श्योर है कि ये लेसन सिलेबस से नहीं हटेंगे। तो सीबीएसई ने आपने देखा होगा, ठीक है, कि अभी परसों जो है वो सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है, एक नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने साइट पर डाला। हालांकि अभी हम जो 100% नोटिफिकेशन जो स्कूल्स के पास आता है सीबीएसई की तरफ से, तो हम उसका वेट कर रहे हैं, वो हमारे पास में आ जाए। उसके बाद में ये हम लोग पब्लिश करके आप लोगों के पास में भी पहुंचा देंगे कि आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ
डिडक्शन किया गया है, कुछ चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है और बेफिक्र रहिए, जो पार्ट रिड्यूस किया गया था उस पार्ट के अंदर ये लेसन आपका इंक्लूड नहीं है। तो आपका ये लेसन आपके सिलेबस में है, ये स्टोरी हम लोगों को सिलेबस में पढ़नी पड़ेगी। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं फटाफट कि क्या था। हम कहानी पढ़ रहे थे, द लास्ट लेसन। अच्छा, टेक्निकल टीम से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो लेसन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ या कुछ ऐसा जो है वो आप स्क्रीन पर साथ में ऐड कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है वो स्क्रीन से देखकर ही जो है उस लेसन को साथ में पढ़ सके। बाकी सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई देखो बुक्स जरूरी है, क्योंकि बगैर बुक्स के तो आप कैसे पढ़ पाओगे। तो बुक्स जो है वो भाई जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। बुक्स में कोताही मत बरतो। सीबीएसई ने सिलेबस डाल दिया है, इसका मतलब 100% आपका एग्जाम इस सेशन में होगा। ऐसा अगर कोई सोच रहा है कि स्कूल तो खुलेगा ही नहीं, इस बार तो एग्जाम होंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम होंगे, सीबीएसई पेपर करवाएगी, सेशन आपका लगेगा और इसलिए आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। और स्टडी कंटिन्यू कब होगी? जब आप बुक्स लेकर आओगे। तो बुक्स अगर नहीं खरीदी है तो भाई फटाफट बुक तो देखो खरीदो, ठीक है। तो टेक्निकल टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी कोशिश करें, अगर हो सकता है तो पीडीएफ जो है लेसन की वो आप स्क्रीन पर साथ में चला दें, ताकि बच्चे जो है पीडीएफ भी साथ में वहां से देखकर पढ़ सकें। तो फटाफट रिवीजन के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए कहानी थी फ्रैंको-प्रूसियन वार के ऊपर, जो कि 1870-71 के अंदर हुई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1870 और 71 के अंदर जो फ्रांस और रूसिया जो था उनके बीच में एक झगड़ा हुआ, एक लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में हुआ था कि फ्रांस के कुछ हिस्से जो है वो किसके पास चले गए थे? रूसिया के पास चले गए थे, ठीक है। तो उनमें दो जिले थे जिनके बारे में अपन ने बात की थी, एक था अल्सेस और दूसरा था लॉरेन, ठीक है। ये दो जिले अपन लोगों ने पढ़े थे नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंदर। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके पास चले गए थे? ये दोनों डिस्ट्रिक्ट रूसिया के पास चले गए थे। तो इस कहानी के अंदर हम ये पढ़ने वाले थे कि जब किसी जगह पे ऊपर किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाता है तो वहां की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, वहां के स्कूल लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, वहां की कल्चरल लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, सोशल लाइफ कैसे बदल जाती है, लोगों को किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी कुछ बातें इस स्टोरी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले थे। कहानी का मेन किरदार, मुख्य किरदार, कहानी का नैरेटर जो था वो मैंने आपको बताया था। कौन था? कहानी का नैरेटर था फ्रेंच। ये फ्रेंच नाम का छोटा सा एक स्कूल गोइंग बॉय, छोटा सा लड़का जो है वो इस कहानी का नैरेटर है, जो आपको उसने कहानी सुना रहा है। दूसरा जो अहम किरदार इस कहानी के अंदर था, जिसका नाम आपको याद रखना है, वो थे एम हेमर, ठीक है, जो कि स्कूल के अंदर एक टीचर है, एम हेमर। ये इस कहानी के दूसरे किरदार थे, इंपॉर्टेंट दूसरे किरदार। हालांकि कुछ एक नाम और भी है छोटे जो इसके अंदर बीच में आएंगे, लेकिन वो सारे आपको याद रखने जरूरी नहीं है। ये दो नाम आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। तो यहां तक की बात हमने पढ़ी थी कि फ्रेंच जो है वो स्कूल जाने के लिए निकलता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है और थोड़ा सा डरा हुआ भी है। कारण क्या है क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उनके टीचर एम हेमर ने आज उनसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा कि आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट होगा। और बेचारा हेमर जो फ्रेंच है वो भाई देखो थोड़ा सा ऐसा मान सकते हैं एवरेज बच्चा है, उसने हो सकता है कि भी खेल कूद के अंदर भूल गया होगा आज वो याद करना। तो पार्टिसिपल्स उसको याद नहीं है और उसे डर है कि एम हेमर उसे स्कूल जाते ही डांटेगा। तो स्कूल जाने से वो थोड़ा सा कतरा रहा है, मन कर रहा है कि यार यहीं कहीं घूमने निकल जाते हैं, देखते हैं प्रूसियन जो सोल्जर्स है वो ड्रिल कर रहे हैं उनको देख लेते हैं, जो जंगल है उनमें पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही है उनको सुन लेते हैं, नेचर का मजा ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंच बड़ा ही रिजोल्यूटेड बच्चा है, बड़ा ही अंदर से स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन वाला बच्चा है। अपने मन की टेम्पटेशन को उसने वहीं पे सबड्यूट कर दिया, वहीं दबा दिया। नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे कहां जाना है? मुझे स्कूल जाना है। और स्कूल के लिए झटपट निकल पड़ा, स्कूल के लिए रवाना हुआ। स्कूल के लिए जब वो निकल रहा है तो बुलेटिन बोर्ड आता है रास्ते के अंदर, टाउन हॉल के पास में। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर युद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें जो है वो बुलेटिन बोर्ड पर या आती हैं, पिछले 2 सालों से वहीं आ रही हैं। इसलिए वहां पर आज भी भीड़ लगी हुई है और फ्रेंच के दिमाग में ये बात आती है कि आज फिर से न जाने कौन सी बुरी खबर आई है। लेकिन फ्रेंच को स्कूल जाने की जल्दी है, वो रुकता नहीं है और वो फिर से वहां से निकल पड़ता है। वहीं पर खड़ा हुआ एक जो ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार जो है जिसका नाम वॉचर है, वो
मजाक करते हुए, ताना मारते हुए फ्रेंड्स को पीछे से आवाज देता है कि अरे भाई जल्दी नहीं है स्कूल जाने की, आराम से चला जाए यार, कोई टेंशन नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है। फ्रेंड्स ज्यादा ध्यान नहीं देता, स्कूल पहुंचता है और स्कूल जब पहुंचता है तो वहां पर बड़ा ही अजीब सा माहौल आज उसे मिलता है। आज स्कूल और दिनों जैसा नहीं है, आज स्कूल आम दिनों जैसा नहीं है, आज स्कूल में कुछ बदलाव है। और देखो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का पार्ट, क्योंकि सीबीएसई इस पार्ट से बार बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछती है। तो मैंने इसी पार्ट का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ लिखा है। इस क्वेश्चन के साथ इसको देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के बारे में क्या असंगत बात थी, क्या अस्वाभाविक बात थी, क्या ऐसी बात थी जो और दिनों से, आम दिनों से अलग थी, असामान्य क्या था उस दिनों में। तो देखिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। When French, the narrator, reached school, he was surprised to see the silence prevail. यानी कि कहानी का, इस कहानी का जो कहानीकार है, नैरेटर जो है फ्रेंच, वो जब स्कूल पहुंचा तो वो स्कूल में फैली हुई शांति को देखकर हैरान हो गया। यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बसल। अक्सर स्कूल में काफी भागम भाग और आपा भागी मची रहती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें आती हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लाउडली, जोर से बच्चों के लेसन्स के रिपीट करने की आवाजें आती रहती हैं। एंड द रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन टेबल, और टेबल पर टीचर के रूलर की टैप करने की, यानी जो इस तरीके से रूलर ऐसे मारते हैं टेबल के ऊपर, उसकी आवाज। ये आवाजें आमतौर पे स्कूल में सुनाई देती थी, लेकिन उस दिन क्या था, बट दैट डे द लिटिल गार्डन वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग। उस दिन जो वो छोटा सा बगीचा, यानी वो स्कूल, वो बगीचा इस तरह से शांत था। देखो एक चीज यहाँ पे जो क्वाइट की स्पेलिंग है, इसको नोटिस करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की दो और स्पेलिंग होती है और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती भी कर बैठता है। एक स्पेलिंग ये होती है क्वाइट और एक स्पेलिंग होती है क्विट। ठीक है, इनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। देखिए ये जो वाला जो क्वाइट है, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट। ओके, समथिंग व्हिच इज वेरी एग्जैक्ट, कोई चीज बिल्कुल एग्जैक्ट है, उस एग्जैक्ट के लिए हम ये वाला क्वाइट जो है वो यूज करते हैं। जो दूसरा क्विट है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, गिव अप, छोड़ देना किसी चीज को। तो यहां पर आपको स्पेल जो है वो ध्यान रखना है कि इसकी स्पेल QUIET, क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी, शांति। तो यहां पर क्वाइट ये वाला यूज करना है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सो But that day the little garden was quite like Sunday morning. उस दिन वो छोटा सा बगीचा बिल्कुल संडे की सुबह जैसे शांत होती है, बिल्कुल वैसा ही शांत था। Students were already seated in their places. बच्चे ऑलरेडी अपने सीटों पर, अपने प्लेसेस पर, अपने बेंचेस के ऊपर जाकर बैठ चुके थे। तो यहां तक की बात जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछली जो हमारी क्लास थी उस पिछली क्लास में की। तो अब आगे की हम स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। आप अपनी बुक्स जो है वो साथ में ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो टेक्निकल टीम ने स्क्रीन के ऊपर आपको पीडीएफ जो है वो शेयर किया होगा, तो आप वहां से भी उस चीज को पढ़ सकते हैं। बट अगेन आई सजेस्ट कि आप बुक्स जो है वो जल्दी से जल्दी परचेज करें। ठीक है, जो कुछ है इसमें डिफिकल्ट मीनिंग आएंगे, मैं साथ साथ में वो जो डिफिकल्ट मीनिंग है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो समझाने की कोशिश करता रहूंगा। मैं साथ साथ में स्क्रीन पर वो जो डिफिकल्ट मीनिंग है वो आपको बताता रहूंगा, आप उसे नोटिस करते रहें। अगर आप उन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उन्हें साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहां पर हम पेज नंबर 3 पर थे, पेज नंबर 3 से आगे चल रहे हैं। बट नथिंग हैपन, यानी कि देखो फ्रेंच बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं एम हैमल आज क्या कहेंगे, पता नहीं एम हैमल इसको डांट तो नहीं देंगे, पता नहीं कहीं जो है वो उसको लगा ना दे, उसको डर था इस बात का। बट नथिंग हैपन, हुआ कुछ भी नहीं। एम हैमल saw me and said very kindly, एम हैमल ने मुझे देखा, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से कहा, go to your place quickly little French, अरे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठो, we were beginning without you, हम तो आज की क्लास तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। Means एम हैमल is saying that French you are equally important to us, यानी कि तुम लेट आए हो लेकिन तुम हमारे लिए
उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने की क्लास के बाकी बच्चे इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम फटाफट अपनी जगह पे बैठो और फिर हम आज की जो क्लास है वो शुरू करेंगे। जैसे अब हमारे लिए आप लोग घर बैठे हुए, लेकिन घर बैठे हुए हमारे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए हम यहां स्कूल से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं कि भाई घर बैठ के भी हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो और स्कूलों से पिछड़े ना, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट में बाजी मारे, अपने रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे लेकर आए। इसलिए हम भी जैसे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही एम हैमल जो थे उन्होंने कहा कि भाई फ्रेंड्स हम तो तुम्हारे बिना ही आज का क्लास को शुरू करने वाले थे, तो फटाफट तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो। आई जंप ओवर दी बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूद कर गया। देखो बड़ी समझने वाली बात है कि यहाँ क्या जो प्रिपोजिशन है वो यूज की गई है, ओवर प्रिपोजिशन यूज की गई है। तो ओवर कब यूज किया जाता है? जब आप किसी चीज के ऊपर से कोई चीज गुजार रहे हैं या कोई चीज किसी के ऊपर है एंड इट इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप यानी जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी सरफेस को टच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं लेटा हूं और मैंने चद्दर जो है उसको अपने मुंह पर ओढ़ा, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा आई पुल्ड ओवर द ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाला। तो पुल्ड ओवर का मतलब है कि ब्लैंकेट जब मैंने डाला तो इट इज नॉट टचिंग मी, वो उड़कर इस तरीके से ऊपर से आएगी एंड आफ्टरवर्ड वो मेरे को टच करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई चीज बिल्ली है और बिल्ली मेज के ऊपर से कूद गई है, तो क्या बोलेंगे? द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, यानी कैट जो है वो टेबल के ऊपर से जंप कर गई। ठीक है, तो ओवर प्रिपोजिशन यूज कब की जाती है? ओवर प्रिपोजिशन तब यूज की जाती है जब कोई चीज किसी के ऊपर से गुजरे या ऊपर हो और उसके सरफेस को टच ना कर रहे हो। तो आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क, ऊपर से कूदा और मैं जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright, यानी कि उस टाइम तो नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने डर पे थोड़ा ऐसे सुकून पाया कि हाँ अब अंदर से डर कम हुआ कि भाई हाँ यार डांट तो नहीं पड़ी, ठीक है बच गए आज तो, वाह, मतलब थोड़ा सा अपने आप को मैंने एकदम रिलैक्स किया, मैं नॉर्मल हुआ। तो when I had got a little over my fright, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया। अब देखो एक बार फिर आप समझना इस चीज को, ठीक है, कि दोबारा ओवर प्रिपोजिशन का यूज किया गया। अब की बार ओवर का मीनिंग अलग है। अब की बार ओवर का क्या मीनिंग है? अब की बार ओवर का मतलब है किसी चीज से उबरना। ठीक है, क्या मीनिंग निकलेगा? किसी चीज से उबरना। जैसे क्या होता है कि हम बोलते हैं ना ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या हुआ कि किसी दुख की, किसी तकलीफ की स्थिति से बाहर निकल आना, तो उसको बोलते हैं ओवरकम। कई बार आपने सुना होगा ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या? पानी ऊपर चला गया, ठीक है, लेवल से ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां जो ओवर यूज किया गया, तो दूसरी बार यूज किया गया ओवर माय फ्राइट, यानी मैंने अपने डर पर क्या पाया? काबू पाया। मैं अपने डर से क्या हुआ? उबर गया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. यानी जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और मतलब मैंने अपने डर के ऊपर थोड़े काबू पाया, तब मैंने देखा कि एम हैमल उस दिन और दिनों से कुछ अलग थे। आज उन्होंने क्या पहना था? उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था और एक फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है, तो फ्रिल शर्ट जो है वो शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि फ्रिल शर्ट मतलब जैसा अंग्रेजों के समय में अंग्रेज लोग पहनते हैं, एक इस तरीके की झालरदार सी पूरी शर्ट होती है, वो वैसी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। एक सिल्क की ब्लैक कलर की कैप जो उन्होंने लगाई हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कि सारी की सारी चीजें बड़ी ही एम्ब्रॉयडरी वाली चीजें थी। अब एम्ब्रॉयडरी आप समझ गए होंगे, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है उनपे वो कढ़ाई का काम किया हुआ था, यानी कि जो कपड़े आप उन्होंने पहने हुए थे वो नॉर्मल कपड़े नहीं थे, वो यूजुअली पार्टी वेयर टाइप के कपड़े थे। अब जैसे मान लीजिए आप भी अपने घरों में किस तरीके के कपड़े होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल वेयर जो हम कैजुअली डेली यूज में पहनते हैं, और एक होता है कि ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो हम खास मौकों पर, खास किसी ओकेजन के ऊपर, खास फेस्टिवल्स के अंदर जाते हैं तो पहनते हैं। तो ऐसे ही आज उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो और दोनों से बिल्कुल अलग थे, और ये कपड़े अक्सर एम हैमल को पहनते थे। ये पहनते थे या तो स्कूल में जब इंस्पेक्शन होता था तब, या जब स्कूल में प्राइज डेज होते थे, यानी एनुअल फंक्शन वगैरह होता था तो उस दिन पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तो उसके दिमाग ठंडा क्या बात क्या है, आज नए कपड़े कैसे पहने हुए? जैसे आप एक बार होता ना कोई टीचर आता है नए कपड़े पहने हुए तो आप छेड़ भी देते हो, तो सर आज तो बहुत नए कपड़े पहने हुए हैं, आज तो सर जच रहे हो, वही वाली बात है। ठीक है,
Besides, the whole school seemed so strange and solemn. भाई इन सब चीजों के अलावा पूरा का पूरा स्कूल जो है वो बड़ा अजीब और बड़ा ही शांत नजर आ रहा है। देखो और नया वर्ड जो आपके सामने आता है और वो है solemn। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्लियर रखना, सोलमन नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सोलेम। ठीक है, और सोलेम का मतलब होता है बिल्कुल सीरियस। ठीक है, सीरियस बोल दीजिए, ग्रेव बोल दीजिए या साइलेंट बोल दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखा होगा जो आदमी थोड़ा गंभीर प्रकृति का होता है वैसे भी नॉर्मल साइलेंट रहता है। तो स्कूल का जो माहौल था वो आज मुझे बड़ा सीरियस लग रहा है, बड़ा गंभीर सा लग रहा था यार, स्कूल को हो क्या गया। बट the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो तो ये थी कि हमारी क्लासरूम की सबसे बैक बेंचेस, यानी कि जो पीछे वाली बेंचेस होती थी, अक्सर वो खाली रहती थी, अक्सर उनके बच्चे नहीं आते, मतलब क्लासरूम में याद हो सकते हैं कि बच्चे कम होंगे। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि आगे वाली बेंचेस में बच्चे पूरे हो जाते थे, पीछे वाली बेंचेस खाली रहती थी। लेकिन आज वो बेंचेस खाली नहीं थी, आज उन पे बैठे हुए, और बैठे कौन थे वो सुनो। आज उन बेंचेस के ऊपर गांव के कुछ लोग जो हैं वो हमारी ही तरह आकर चुपचाप बैठे हुए। अब सोचो, आप अपनी क्लासरूम में आओ कभी, और क्लासरूम में आए और आपने देखा कि क्लासरूम में जो टीचर्स हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, या मान लीजिए कि जो कुछ एक बड़े पेरेंट्स वगैरह है किसी के, या कुछ और ऐसे लोग जो आपकी क्लासरूम के है नहीं, पता नहीं कौन है, बड़े बुजुर्ग से लग रहे हैं, और वो क्लासरूम में पीछे बैठे, तो आप सब पकाओगे ना, ये क्या है, आज गुड्डी गुड्डी कहां से आ गया, ये क्यों बैठे हुए, ये क्यों अपनी क्लास में बैठे, अपनी क्लास कहां लगेगी। तो जैसे आप एकदम से सकपका जाएंगे, फ्रेंड्स भी वैसे ही सकपका जाएंगे, यार ये क्या बात है। क्लासरूम में आज ये जो हमारे गांव के बुढ़े बुजुर्ग हैं ये कैसे आ गए, ये क्यों बैठे। अब देखो कौन कौन बैठा है वहां पे। ओल्ड हॉसर, यानी एक हॉसर नाम का आदमी वो वहां पे बैठा, बूढ़ा हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी वो तिकोनी टोपी पहनती है, अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी, ऐसे हैट होती थी 3 कोणों वाली। ठीक है, जो अंग्रेज सेलर होते थे वो पहना करते थे, तो एक तिकोनी हैट उसने पहनी हुई थी, वो वहां पर बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, जो वहां का मेयर, देखो मेयर कौन होता है, ये भी एक नई चीज है आपको सीखने को मिल रही है। अब देखिए जैसे आपके नोट में क्या है, नोट में नगर पालिका, अब जहां नगर पालिका होती है वहां क्या होता है, वहां नगर पालिका में चेयरमैन होता है। ठीक है, अब नगर पालिका से जब आप ऊपर जाते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नगर परिषद। नगर परिषद में भी क्या होता है, चेयरमैन होता है। ठीक है, अब इससे जब आप ऊपर चले जाते हैं, महानगर में चले जाते हैं, जो मतलब मेगा सिटीज होते हैं, तो मेगा सिटीज में क्या होता है, वहां पर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, यहां म्युनिसिपैलिटी नहीं होती, म्युनिसिपल काउंसिल नहीं होती, बल्कि क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम। अब नगर निगम में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका में चेयरमैन, नगर परिषद में चेयरमैन, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, राजस्थान में जो नगर निगम है, जयपुर नगर निगम है, बीकानेर नगर निगम है, भरतपुर नगर निगम है, तो जो नगर निगम है वहां पर जो मेन होता है या जो चेयरमैन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो यहाँ आज क्लासरूम के अंदर जो हमारा पुराना मेयर था, पहले वाला जो मेयर था, बूढ़ा मेयर, वो भी वहां बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि पिछला पोस्ट मास्टर, यानी जो बुजुर्ग था, तो पोस्ट मास्टर छूट गई उसकी, या मान लीजिए रिटायर हो गया, वो भी क्लासरूम में बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके बगल में और भी कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग जो वो वहां क्लासरूम में बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा उदास नजर आ रहा था, यानी सबके चेहरे जो है वो लटके हुए, सबके सब दुखी। ये मतलब यार हो क्या गया है, पकड़ के लाके बिठाया गया कोई। वैसे तो चलो मानी बात की भी कई बार स्कूल में बच्चे वैसे उदास हो जाते, बोले कि हाँ यार स्कूल जाना वो यार बहुत ही ठीक है, मतलब वैसे ही मुंह लटक जाता है। ठीक है, लेकिन चलो बुजुर्ग लोग बैठे हैं और वो भी उदास है, तो फ्रेंड्स को कुछ बात समझ नहीं आ रही थी कि आगे हो क्या रहा है। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, बड़ा ही अच्छा वर्ड आ गया। ठीक है, ये आपको बचपन की याद दिला देगा, प्राइमर। अब प्राइमर क्या चीज होती है, प्राइमर होता है देखो जी, छोटे बच्चों वाला कायदा होगा, तो आपने देखा होगा जिसमें वो ए अनार आ ये लिखे होते हैं, वो जो छोटे बच्चों वाला कायदा होता है उसमें गिनती भी आती, काउंटिंग भी साथ में होती है, एबीसी भी साथ में होती है, और हिंदी वाले ए अनार वगैरह वो भी साथ में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमर कहा जाता है। तो जो बूढ़ा हॉसर आया हुआ था वो अपना एक पुराना, कोई बचपन का, कभी कोई गया होगा स्कूल, उस टाइम का एक
पुराना सा रद्दी सा एक प्राइमर कायदा जो वो भी साथ लेकर आया होगा, थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पर ऐसे अंगूठे लग लग के निशान हो चुके थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। अपने बड़े बड़े चश्मों को आंखों पर चढ़ाए हुए उसने उस प्राइमर को अपने घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था और वो उसके पन्नों पर नजर घुमा रहा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, अभी मैं इन सब चीजों के बारे में हैरान परेशान था ही। अभी यानी तो मैं सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में ये सब बातें जो है वो चल ही रही थी, मैं हैरान हो रहा था कि वो क्या था। स्कूल बिल्कुल शांत, अब आज कोई यानी एमएमएल ने आप यूनिफॉर्म आप ड्रेस पहनी हुई है वो भी सेरेमोनियल पहनी हुई है, और जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग है वो भी आगे बैठे हुए। आखिर बात क्या है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई दवाई दुई पिलाने वाली बात हो, ठीक है, क्या बात हो रही है। तो मैं अभी इन सब चीजों के बारे में परेशान था ही कि उसी समय एम हैमल अपनी कुर्सी पर पहुंचे, अपनी कुर्सी पर आए बैठे और उन्होंने उसी गंभीर और आरामदायक आवाज के साथ कहा, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी मैं जब मेरी क्लासरूम में आया था, बिल्कुल वैसे ही उसी गंभीर, देखो एक फिर से वर्ड आया ग्रेव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वर्ड यूज किया था, तो ग्रेव वर्ड का मतलब क्या होता है, सीरियस। तो उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से उन्होंने कहना शुरू किया। क्या शुरू किया, देखो सुनो, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो एम हैमल साहब ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास आखिरी क्लास है, आज के बाद यहां क्लास नहीं होगी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया। बर्लिन कहां पड़ता है, ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है, सबको पता होगा। तो बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं और ये कहा गया है कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब से यहां फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्योंकि देखो अल्सेस और लॉरेन कहां के, फ्रांस के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच। लेकिन अब ऑर्डर आ गए हैं तो आज से फ्रेंच बंद, और आज से आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, आज से आपको जर्मन पढ़नी पड़ेगी। मतलब ऐसा मान लो हमारे ऊपर हो गया पाकिस्तान का अटैक, पाकिस्तान ने हनुमानगढ़ और गंगानगर को अपने कब्जे में ले लिया, और अब पाकिस्तान ने क्या किया, एक ऑर्डर निकाल दिया कि आज से इन दो जिलों के स्कूल्स में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, इन दो स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाएगी, अरबी पढ़ाई जाएगी। अब उर्दू और अरबी का अगर मान लीजिए ऐसा एक ऑर्डर आ जाता है जबरदस्ती, यानी आप अभी क्या देखो आपके पास में चॉइस होती है कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, किसी को हिंदी अच्छी लगती है वो हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी अच्छी नहीं लगती है फिजिकल अच्छी लगती है फिजिकल पढ़ सकता है ना ऑप्शन। और अगर हम थर्ड लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेज है, कोई उड़िया पढ़ता है, कोई तमिल पढ़ता है, तेलुगु पढ़ता है, कन्नड़ पढ़ता है, पंजाबी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, अपनी भी चॉइस है, यानी हम अपनी फ्रीडम से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको थोप दिया जाए कि नहीं आपको अराबिक पढ़नी पड़ेगी, आपको जो उर्दू है वो पढ़नी पड़ेगी, तो आपकी फ्रीडम गई, आपको एकदम से लगेगा यार हम तो गुलाम हो गए, ये तो मजबूरी हो गई है। तो ऐसा ही यहां था, वो कह रहे हैं कि देखो भाई जर्मन पढ़ाने के ऑर्डर्स जो है वो बर्लिन की तरफ से आ गए हैं, और ये कहा गया है कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आज हमारा जो आज का लेसन है वो आखिरी लेसन है, द न्यू टीचर कम्स टुमारो, आपका नया टीचर कल आएगा, ठीक है। आपके पास बुक्स है, एक बात नोटिस करना, देखो क्या कहा है, द न्यू टीचर कम्स टुमारो। अब याद होगा मैंने क्लास में आपको एक बात बताई कि देखो टुमारो का मतलब क्या है, टुमारो का मतलब फ्यूचर है ना। अब फ्यूचर में दिमाग में क्या बैठा है, फ्यूचर का मतलब हुआ दिल से लगा लो, पर देखो इधर दिल से नहीं लगा भाई, इंडेफिनेट लगा है, फर्स्ट फॉर्म आई है, एस लगा है ना। तो ये क्यों लग गया, तो आपको याद होगा मैंने आपको 10th क्लास के अंदर जब टेंस करवाए थे तो मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने स्पेशली आपको टुमारो और नेक्स्ट का रूल बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी घटना फिक्स है, जिसका होना निश्चित है कि ये होगा और बहुत ही निकट भविष्य में वो घटना होने वाली है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर क्या है, नए टीचर का कल आना बिल्कुल क्या है, फिक्स है कि कल नया टीचर आ जाएगा, तो आज आपका आखिरी लेसन है। तो अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है जिसका होना बिल्कुल निश्चित होता है और वो फ्यूचर की घटना हो, तो वहां पर उसके साथ विल और शैल का यूज नहीं करते, बल्कि
के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लास काफी लंबी चली जाएगी और इतना लंबा लाइन जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों की होनी है, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट कभी जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। बाकी 10th क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी, आपको अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी क्लास के अंदर आपको ये चीज जो है वो रिवाइज करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ एम हैमर कहते हैं कि देखिए कल आपका जो नया टीचर है जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज का लेसन हमारा बिल्कुल आखिरी लेसन है। मैं चाहता हूं आप बहुत ही ध्यान के साथ, पूरे अटेंशन के साथ आज के लेक्चर को सुनिए। What a thunderclap these words were to me। ये शब्द जो थे ये तो मेरे कान के पास किसी धमाके की तरह है। The word thunderclap, ठीक है, बड़ा ही अच्छा वर्ड देखो यहां यूज किया है इस लेसन के अंदर, थंडरक्लैप। तो थंडरक्लैप का मतलब होता है कान के पास आकर जोर से ताली बजाना। तो ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास आकर किसी ने जोर से ताली बजा दी। ये क्या मतलब, मैं अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, अब जर्मन पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। ये क्या बात है? ओ द रिचेस दैट इज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यानी कि फ्रेंच के दिमाग में अचानक से जो जर्मन के लोग थे, जो जर्मन के ऑर्डर्स थे, उनके लिए मन में घृणा आ गई, उसके मन में हेट्रेड आ गई। ये क्या है? उसे याद आया कि वो बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ लगी हुई थी वो इस बात के लिए लगी थी। आज ये वाला नोटिस जो है ना वो बुलेटिन बोर्ड पे लगा है कि भाई अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये वाली बात हुई है। माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब देखो एकदम से क्या होता है कि जिस चीज को आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो और अचानक वो चीज आपके साथ हो जाए, जैसे हमने कोरोना को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे हो जाएगा क्या, स्कूल कभी इतने दिनों के लिए बंद होंगे क्या, या इस तरीके से सारी चीजें एकदम से बंद हो जाएंगी क्या, नहीं एक्सपेक्ट किया था, अचानक ही। और अचानक जब ये चीजें हुई तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अस, और एक्सपेक्टेड नहीं था तो ये चीजें हमें बड़ी अजीब लगती थी। यार क्या है कोरोना, कैसे यार, कैसे लोग हो रहे होंगे, कैसे ये फैल रहा होगा, अरे यार ये भी चीज बंद है, वो भी चीज बंद है, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये क्या था, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है तो हम थोड़े से शॉक्ड होते हैं। तो फ्रेंच भी शॉक्ड हो गया। फ्रेंच क्या बोला? फ्रेंच कहता कि माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी लेसन है। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। भाई अभी क्यों, अभी तो मैंने तो लिखना भी नहीं सीखा है, मुझे तो लिखना भी नहीं आया अभी तक। आई शुड नेवर लर्न एनीमोर। क्या अब इसके बाद मैं कभी फ्रेंच और सीख ही नहीं पाऊंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर। इसका मतलब मेरी पढ़ाई तो यहीं रुक गई। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन। अब मुझे खुद पर गुस्सा आया, मुझे खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई। किस लिए कि जब पहले क्लास में कभी क्लास में क्या नहीं हुआ, सीरियस नहीं हुआ। मैंने तो कभी अपने लेसन को सीरियसली लिया ही। अगर मैंने लेसन सीरियसली लिए होते तो अब तक मुझे अपनी लैंग्वेज कम से कम आ गई होती। और देखो लैंग्वेज मैंने अपने लेसन सीरियस नहीं लिए, क्लास में मैं सीरियस तरीके से नहीं पढ़ा, और आज अब क्या है, अब स्थिति आ गई कि अब तो मेरे को अपनी भाषा पढ़ने को नहीं मिली, अब तो मैं अपनी भाषा को भूल जाऊंगा। तो अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे दुख हुआ, मुझे इस बात का खेद हुआ कि मैंने अपने लेसन को सीरियसली क्यों नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार। मैं सोचने लगा कि पहले तो मैं स्कूल से बंक मार के क्या करता था, पक्षियों के अंडे देखने निकल जाता था कि हाँ चलो बच्चों दूसरे दोस्तों के साथ निकल, नहीं यार स्कूल नहीं जाएंगे, अंडे देख कर आएंगे। ठीक है, मैं सार के जो जंगल है उन सार के जंगलों में स्लाइड करने के लिए निकल जाता था। मतलब सार एक पहाड़ी है वहां उस इलाके के अंदर जिसके ऊपर अक्सर बर्फ भी रहती है, तो हम सार की पहाड़ी पर अक्सर स्लाइडिंग करने के लिए निकल जाते थे। अब उसे वो सारी चीजें जो है वो खटकने लगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली ना लो, सीरियस होकर ना पढ़ो, और जब मान लीजिए रिजल्ट आए और वो रिजल्ट जो वो बिगड़ जाए, यानी कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं फेल भी हो सकता हूँ, और अचानक मान लीजिए कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर आप कोसते हो अपने आप को कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता। तो इसीलिए बाद में खुद को कोसो, इससे अच्छा है कि अपने आज को सही करो और अपनी स्टडी को रेगुलर करो। तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा, मैं खुद को कोसने लगा। माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense were old friends now. फ्रेंड्स ने बोला कि मेरी किताबें जिनको उठाना मुझे वजन लगता था, जिनको स्कूल तक लाना मुझे लगता था जैसे कि कोई न्यूसेंस है, मतलब कि कोई परेशानी है, यार ये
रोज उठा के लेकर जाओ, रोज लेकर आओ, वापस काम करो, पढ़ो। ये किताबें जो है, मेरी ग्रामर जो है जो मैं पढ़ता था, मेरी हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, ये सारी की सारी मेरे पुराने दोस्त हो गए। मतलब अब ये किताबें मेरे काम की नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो जर्मन पढ़ूंगा। अब हमारे स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाएंगे ही नहीं। आई कुडंट गिव अप। अरे मैं अपने इन दोस्तों को कैसे छोड़ सकता था? मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मेरी दोस्त है ये किताबें, और अब मुझे मजबूरी में इन किताबों को छोड़ना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और M. Hamel, जो कि हालांकि काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे, हमें कभी कभार उनके बारे में हम ऐसा भी सोचते थे, बोले कि यार ये टीचर कितना मतलब सख्त है, कितना डिसिप्लिन्ड है, यार ये तो ऐसा नहीं करने देता, वैसे नहीं करने देता, हमें स्कूल से बाहर नहीं जाने देता, हमें आपस से बात नहीं करने देता, और हम उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचा करते थे। लेकिन आज जब मैंने ये सुना कि एम हैमल अब हमें छोड़कर चले जाएंगे, एम हैमल अब हमें और नहीं पढ़ाएंगे, तो ये बात जब मैंने सोची, ये बात जब मैंने सुनी, तो मेरे अंदर से एम हैमल के प्रति या मेरे टीचर के प्रति जो एक कड़वापन था वो अपने आप दूर हो गया। मुझे एम हैमल अच्छे लगने लगे, जैसे भाई बहन है। ओके, तो भाई बहनों के बीच में क्या, घर में लोग जो भी चलती रहती है, लड़ते भी रहते हैं आपस में, कभी कभार तो वो क्या कहते हैं, थप्पड़ उठ के भी हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की शिकायतें भी लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो बहन बड़ी है और उसकी शादी हो रही होती है, तो वो भाई जो हमेशा लड़ता है, वो भाई जो हमेशा अपनी बहन की चुटिया खींचता है, वो भाई जो अपनी बहन को हर चीज पे परेशान करता है, तंग करता है, वो पोछा लगा रही होती है, जाके पैर साफ कराता है, लेकिन जब बहन विदा हो रही होती है तो वो भाई बड़ा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बहन की इंपॉर्टेंस उस समय समझ में आ जाती है। बस फ्रेंच के साथ ये हुआ, फ्रेंच को एम हैमल की इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो उसे लगा कि अगर ये टीचर चले गए तो मैं इन टीचर्स को कितना मिस करूंगा। तो बस ये सोचकर फ्रेंच भी काफी क्या हो गया, दुखी हो गया। तो आज की क्लास में हम यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने पेज 4 जो है वो कंप्लीट किया है। और आपको वीडियो कैसा लगा या आपको क्लास आज की कैसी लगी, आप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, जो कमी आपको लगी हो भी आप बताइएगा। और बहुत ही जल्द आपकी नोटबुक से रिलेटेड जो है उसके अपडेशन भी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दे दिए जाएंगे। आप क्लासरूम में बने रहिए, जुड़े रहिए क्लासरूम के साथ, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। ओके।